हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू द लॉ नोट्स फॉर यू। आज फिर हम आगे की जो हमारी लॉ ऑफ टॉट की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है यूजीसी नेट लॉ की, उसमें आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ में आप लोगों के लिए एक सूचना है। तो सूचना क्या है कि आप सभी के लिए आप लॉ नोट्स फॉर यू ने है जो अपना ऐप है वो लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि आपको यूजीसी नेट लॉ से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू अभी तक आए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेटेड करके उनकी टेस्ट सीरीज है वो बना दी गई है, जो कि आप रियल लाइफ जैसे रियल एग्जाम देने जाते हो जिस टाइम किस तरीके का वो जो है आपके पास इंटरफेस आता है वैसा इंटरफेस है इसमें यूज किया हुआ, ताकि आपको उस टाइम पे किसी भी तरह की जो दिक्कत आ रही हो वो आप पहले ही फेस कर लीजिए और उस टाइम पे आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। और साथ में आपको रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आए हैं वो भी इसमें देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है या कौन सा पार्टिकुलर सब्जेक्ट है वो बार बार पूछा जा रहा है। और इसके अलावा 2 कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए हैं। एक में तो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज, अभी तक 2 है, इसके बाद में और कोर्सेज भी हैं वो आएंगे। एक तो टेस्ट सीरीज है और एक टेस्ट सीरीज के साथ साथ वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। तो जो आपको ठीक लगे वो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंगली इसको परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि एक स्टैट्यूटरी बोर्ड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर एंड डज नॉट ऑफर सर्विस टू द कैंडिडेट व्हाइल कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन से केस में ये कहा गया है कि जो बोर्ड है, स्टैट्यूटरी बोर्ड है, वो जब एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है और ना ही वो किसी तरह की कोई ऑफर है, सर्विस ऑफर कर रहा है। तो ये कौन से केस में कहा गया है? ये कहा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्सेस सुरेश प्रसाद सिन्हा। इस केस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो उस टाइम पे ये एक सोवरन फंक्शन होता है, न कि एक सर्विस जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर हो। ठीक है, तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बाकी के जो 3 केस लॉज की बात करें तो ये कोई इतने ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एग्जाम में भी बार बार नहीं आएंगे, तो इस पर हम टाइम ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एक अनइंश्योर्ड व्हीकल है आर आल्सो विद इन द स्कोप ऑफ 165 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। ये है जो कौन से केस में है वो हेल्ड किया गया था? तो ये है जो हमारे केस नंबर ऑप्शन नंबर 3 में हेल्ड किया गया था, यानी कि प्रेमानंद ठाकुर वर्सेस कमिश्नर कोल माइनिंग 1988 में। ये इस केस में है जो हेल्ड किया गया था कि एक अनइंश्योर्ड व्हीकल है वो भी 165 के जो एमवी एक्ट है उसके अंदर कवर होता है, उसके स्कोप में कवर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या होगा? राइट होगा। आई होप इट इज क्लियर। बाकी के जो 3 केस लो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इनके ईयर आप याद रख लीजिए। और क्योंकि ये जो केस लो हैं वो इतने ज़्यादा लैंडमार्क भी नहीं है या फिर इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि एमबी एक्ट का एक छोटा सा पोर्शन है वो यूजीसी नेट लॉ के अंदर आता है। तो उस छोटे से पोर्शन पे अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे अच्छा हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के केस लो हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया है, वो ज़्यादा क्वेश्चन है, वो ज़्यादा सिलेबस है वो कवर करते हैं। या फिर टोट के हैं या कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये कुछ केस लो हैं, जैसे आईपीसी के अंदर 1-2 केसेस हैं वो ज़्यादा लैंडमार्क या बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड डिफेंस नहीं है टोट के लिए? तो जैसा कि टोट में डिफेंसेस की बात करें तो उसमें प्राइवेट डिफेंस भी आता है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी भी है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का मतलब जहाँ पे आप कंसेंट दे रहे हो अपने आप को इंजरी पहुंचाने के लिए, जैसे कार रेस में आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप कंसेंट देते हो कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, कोई भी हानि होगी तो वो मेरे को लग सकती है। या किसी गेम में आप जाते हो तो वहाँ पे भी आप साइन करते हो कि किसी भी तरह की इंजरी होती है तो उसके लिए मैं लाइबल होऊंगा। विज मेजर है तो वो क्या है? एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो क्या है? एक्स डोलो मालो नॉन ऑइटो एक्सियो। ये जो मैक्सिम है इसका क्या मतलब है कि नो एक्शन अराइज फ्रॉम द फ्रॉड, नो एक्शन अराइज फ्रॉम द फ्रॉड। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ का प्रिंसिपल है, ये टोट से रिलेटेड नहीं है, ना ही टोट में किसी तरह का डिफेंस है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ये डी वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नोट पूछा गया है हमें, वैलिड डिफेंस टोट में कौन सा नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से हमें ट्रू फॉल्स चूज करनी है, या अगर दोनों ट्रू हैं तो इनमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह कौन सी है तो वो हमें चूज करनी है। जो स्पेशल पहली स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, असर्शन क्या कहता है कि जो स्पेशल प्रोविजन है इन इंश्योरेंस लॉ आर रिक्वायर्ड एज टू द कंपनसेशन इन केस ऑफ हिट एंड रन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। तो एक स्पेशल प्रोविजन है वो रिक्वायर्ड है। और जो रीजन है वो क्या कहता है कि सेक्शन जो 161 एमवी एक्ट का है 1988 का, वो एक स्पेशल प्रोविजन है फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हार्ट टू द पर्सन रिजल्टिंग फ्रॉम द हिट एंड रन केस मोटर एक्सीडेंट। जो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट का केस है उसके अंदर स्पेशल प्रोविजन है वो 161 एमवी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है। तो जो असर्शन है उसका रीजन है वो दिया गया है, करेक्ट रीजन दिया गया है, तो इसका हम दोनों की दोनों स्टेटमेंट को करेक्ट मानेंगे और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट मानेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 में हमें कहा गया है कि इनमें से गुड डिफेंस क्या है टू एक्शन इन टोर्ट। एक टोर्ट के अंदर आपने कोई एक्शन किया है उसके लिए गुड डिफेंस क्या हो सकता है, एक्ट ऑफ गॉड, विच मेजर ये होगा, वारंटी नॉन फिट इंजरिया यानी कंसेंट वाला है वो होगा, प्राइवेट डिफेंस होगा, ट्रस्टी ऑफ सन टोर्ट। ये क्या है, ये सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट, हमें एज एग्जाम में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया गया, तो इस तरीके का कोई डिफेंस नहीं होता। तो इसमें कौन कौन से डिफेंस हैं, ए, बी और सी, ये तीनों है। तो ये तीनों कौन से ऑप्शन में हमें दिए गए हैं, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो डी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया है उसके बाद में कि करेक्ट सेक्शन है वो चूज करना है किसके लिए, कि नो एंटरप्राइज सेल अब्यूज इट्स डोमेन। ये हमने कल की वीडियो देखी थी एक, उसके अंदर मैंने एक सेक्शन में 2-3 स्टेटमेंट पूछी गई थी, उसमें ऐड किया था कि ये वाली जो लाइन है कौन से सेक्शन के शुरुआत में दी गई है, तो वो दी गई है सेक्शन 4 में, यानी कि जहां पर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपटीशन एक्ट का ये सेक्शन है, ये ऑलमोस्ट लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेक्शन 4 को आप पक्का याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 9 की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है सिलेक्शन कमेटी फॉर द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन। उनकी सिलेक्शन किस तरीके से होती है, कितने होंगे, वो सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। उसके अलावा सेक्शन अगर 8 की बात करें तो उसमें दिया गया है कंपोजिशन ऑफ कमीशन, यानी कि कमीशन है उसकी कंपोजिशन कैसे होगी, कितने उसमें मेंबर होंगे, मेंबर कौन होगा, वो सारी चीजें होंगी। सेक्शन 6 की बात करें तो उसमें रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की बात होती है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस जैसे मर्जर, एक्विजिशन है, ठीक है, अमलगमेशन है, उन चीजों की जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से होगी वो इसमें सेक्शन 6 में बात की गई है। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि जो वर्ड टोट है वो कहां से लिया गया है, कौन सी जो वर्ड है लैटिन भाषा की उससे लिया गया है, तो ये है टोटियम वर्ड। आप सभी को इसका मीनिंग याद होना चाहिए। टोटियम का मतलब है ट्विस्टेड और इसको हम कह सकते हैं रोंग। तो इसका ऑप्शन बी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, हमें 2 लिस्ट दी गई हैं, इनको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। 2 लिस्ट दी गई हैं, अब इनमें से हमें केस लो है वो दिया गया है, वो चूज करना है कौन सा किससे रिलेट करता है। सबसे पहले हमारे पास में है एग्जाम्पलरी डैमेजेस। ये कौन सी जो केस है उसमें डिसाइड किया गया है, ये है स्टारलाइट इंडस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग पेनल्टी की बात की गई है, यानी कि जो भी, तो इसमें जो ये इंडस्ट्री थी इसने काफी सारा जो कॉपर को मेल्ट वगैरह करने के दौरान काफी सीवियर पॉल्यूशन किया था, हेल्थ के लिए जार्डियस था। तो उस दौरान इसने जितना भी एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन किया था, जितना पॉल्यूशन किया था या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया था, उसके लिए यहाँ पर इनको लायबल ठहराया गया था और जो है भरपाई करने के लिए बोला गया था कि आपके ऊपर एक एग्जाम्पलरी जो डैमेजेस हैं वो लगाए जाते हैं, वो भी कितने 100 करोड़ के, ओके, फॉर इकोलॉजिकल डैमेज के लिए। और सेकंड क्या है, ये वो एक्चुअल में ये क्वेश्चन है जो एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड है, जो कि बाय मिस्टेक यहाँ पे टोट में जो इंट्रोड्यूस हो गया है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ वेरियस फ्यूल। ये किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है भूरेलाल कमिटी से। यहाँ पर सीएनजी मैंडेट कर दी गई थी दिल्ली में, इस कमेटी के थ्रू यहाँ पे जो भी चीजें हुई थी, तो इसलिए इसको एवोल्यूशन ऑफ द क्लीनलीनेस ऑफ वेरियस फ्यूल की बात की गई है। नेक्स्ट है सी,
पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन, ये केस रिलेट करता, ये पॉइंट है वो रिलेट करता है एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, इस केस से रिलेटेड करता है, ये इस केस से रिलेट करता है। और ये केस कब का है? ये केस है 1997 का। इसमें क्या है कि जो मसूरी है वहां पर एक रिवर थी, उसकी रिवर के फ्लो के ऊपर है किसी स्पेन मोटल वगैरह ने डाइवर्ट करके उसका रिवर फ्लो वहां पर एक कमर्शियल यूज के लिए होटल वगैरह शायद आई थिंक ओपन किया था, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये है जो पिटीशन वगैरह फाइल हुई थी। तो यहाँ पे कहा था कि यहाँ पर इकोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है, सिस्टम है, उसको हार्म नहीं किया जा सकता। ये जो रिवर है या कोई पॉन्ड है या कहीं से कोई झरना बह रहा है, तो ये सारी चीजें एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो एक पब्लिक ट्रस्ट है एक तरह से, इसलिए यहाँ पे इसको पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा जो अभी हमने 2 और केस लॉज हैं वो डिस्कस किए थे ऊपर वाले, उनके ईयर भी है वो जान लेते हैं कौन कौन से ईयर हैं। जैसे कि भैरोलाल कमेटी है वो कब की है? 1998 की है। और उसके अलावा जो ये केस है हमारे पास कौन सा है? ये केस स्टारलाइट इंडस्ट्री वाला, ये कब का है? ये है 2013 का। ओके। और लास्ट डी पॉइंट क्या कहता है कि राइट ऑफ ईच जनरेशन टू बेनिफिट फ्रॉम द पास्ट जनरेशन एंड टू प्रिजर्व सच हेरिटेज फॉर द फ्यूचर। तो ये किसके बारे में कहा गया? ये कहा गया है इंटरजनरेशनल इक्विटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल का मतलब हम क्या कहें, क्या हो सकता है? इस कंसेप्ट को हम कह सकते हैं एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल आते हैं एनवायरनमेंट लॉ में, उसके थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। और इसको एक केस लॉ आता है वेलोर सिटीजन वेलफेयर फॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का वो केस है जिसमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं उनको कंपनसेट करना चाहिए। अगर वो एनवायरनमेंट को हैजार्ड नुकसान पहुंचा रही है, हार्म कर रही है, तो उनको फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल भी इसमें हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्व किया गया था। आई होप कि यहां तक है जो मैटर आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि यहाँ पे 2 लिस्ट दी गई है, प्रोविजन है, उनके सेक्शन है, इनको मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास प्रोविजन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ये नए वाले 2019 वाला नहीं है, ये 1986 वाला है। तो इसमें जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, उसकी बात हो रही है, तो वो हमें देखने को मिलता है सेक्शन 11 में, जिसमें कि कितनी थी 20 लाख से लेस देन वाली बात हो रही थी, वहां पे इतनी उसकी जुरिस्डिक्शन थी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की। लेकिन अब जो नया है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, उसमें ये क्या है, अमाउंट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, लिमिट इंक्रीज करके 1 करोड़ तक की कर दी गई है, यानी कि अब 1 करोड़ तक की लिमिट है, उससे लेस देन। ओके। और उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ स्टेट कमीशन की अगर हम बात करें तो वो दी गई है हमें सेक्शन 16 में। कंपोजिशन ऑफ नेशनल कमीशन की बात करें तो वो सेक्शन 20 में है। इसके अंदर क्या है, एक प्रेसिडेंट प्लस 4 मेंबर, और ऊपर वाले में एक प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर। ओके। और जो सर्किट बेंच ऑफ स्टेट कमीशन की बात करें तो वो दिया गया है 17B में। आई होप इट इज क्लियर, आप इसको मैच कर लेना। और इसका आंसर है वो मैं बता देता हूँ, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ तक है जो हमारे नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को है वो एंजॉय किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने यूजीसी नेट लॉ वाले दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनके भी डाउट्स हैं या PYQs की जो तैयारी है वो हो सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।